जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली यूपीएससी ने सीआईएसएफ का पेपर कंडक्ट किया है और हर साल की तरह इस साल भी हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेहद शानदार सवाल है और सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमें रिपीट भी देखने को मिलते हैं। तो लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर भी हमने एनालिसिस की थी और हमने देखा कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिपीट हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यूपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है वीडियो में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें पूछ रहे हैं आपसे रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो कोल ट्राइबल थे छोटा नागपुर के, किन्होंने लीड किया था? गुनू, बिरजिस, शाहमल और मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मैंने थीम एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ाई है यूट्यूब पे और बैच में भी इनफैक्ट हमने बहुत डिटेल में इसे कवर किया है। तो आप इस वीडियो को देखिए जाकर, 4.5 घंटे के आसपास की वीडियो है बट काफ़ी हेल्पफुल है और वन स्टॉप सॉल्यूशन है हिस्ट्री में खास तौर से। इसमें देखिए हमने क्या बताया था आपको कि जो लोकल लीडर हैं वो भी इमर्ज करते हैं 1857 के टाइम पे और पीजेंट से ये गुहार लगाते हैं। खास तौर से ज़मींदार का भी कई जगहों पे लोकल लीडर के रूप में सपोर्ट देखने को मिलता है, और जैसे शाहमल जी का, और काफ़ी सारे ट्राइबल्स भी रिवोल्ट करते हैं। हाँ, तो शाहमल जो है ये मोबिलाइज करते हैं विलेजर को परगना बरोत में, उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से गुनू एक ट्राइबल कल्टिवेटर है सिंहभूम के। देखिए सिंहभूम झारखंड में है प्रेजेंटली और ये छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है। ऑब्वियसली झारखंड जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है। तो ये एक रेबल लीडर बन जाते हैं, यानी विद्रोही बन जाते हैं, विद्रोही नेता कोल ट्राइबल्स के। कोल ट्राइबल भी अगेन झारखंड में ही है और छोटा नागपुर प्लेटू में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका आंसर डेफिनेटली ऑप्शन ए है, गुनू। गुनू कौन है? एक लोकल लीडर है जो कि सिंहभूम से रिवोल्ट को, लोकल लेवल के रिवोल्ट को लीड करते हैं। समझ आया? और ये जो है वो कोल ट्राइबल्स के लीडर होते हैं। अब देखिए कोल रिवोल्ट पे और भी जो क्वेश्चन आए हैं हम उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कोल रिवोल्ट को किन्होंने लीड किया था। अब देखिए झारखंड का ही रिवोल्ट है तो झारखंड पीसेस में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड पीसेस में ही, हम देखेंगे बीपीएससी में और इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज में 3 बार ऑप्शंस में भी ये आया है। तो कोल रिवोल्ट को लीड किया था बुधू भगत जी ने। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। तो थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बुधो भगत टूक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ऑप्शन है कच्छ, सिंहभूम, वेस्टर्न घाट और सतारा, और जिस तरीके से 5वां रहता है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। जैसा कि हमने देखा कि कोल म्यूटिनी सिंहभूम से लीड होती है और इसमें 2 मेजर लीडर का नाम है, एक है बुधो भगत जी और दूसरे हैं गुनू। ठीक है, तो गुनू जो है ये कोल ट्राइबल लीडर है छोटा नागपुर रीजन से और इन्होंने कोल ट्राइबल्स को लीड किया अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। बाकी के ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। देखिए ये सेकेंड ऑप्शन बिरजिस कादिर का है। तो बिरजिस कादिर बेगम हजरत महल के सन हैं और इन्हें अवध का नवाब डिक्लेयर किया गया था ड्यूरिंग द रिवोल्ट। शाहमल की बात करें तो हमें ऑलरेडी पढ़ा कि ये बरोत रीजन से पीजेंट्स को लीड करते हैं। बरोत रीजन यानी यूपी में है। देन मौलवी अहमदुल्ला शाह है, बैटल ऑफ चिन्हट में इनका नाम है। तो रिसेंटली हमने कंबाइंड जियो साइंटिस्ट की एनालिसिस की थी 2025 वाले पेपर की। इसमें पूछा गया था बैटल ऑफ चिन्हट किनके बीच लड़ा गया है ना। तो ये रिवोल्ट रेबल्स ऑफ 1857 और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच लड़ा गया और इसकी मेजबानी की थी डंका शाह यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। तो एनसीईआरटी में गिवन है, हमने पढ़ा भी है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, ये भी सीडीएस में पूछा गया था कि डंका शाह के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इस तरह से लिंक करके पढ़ना होता है। एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो देखिए बरोत वाले की बात की गई है कि बरोत से शाहमल जी ने लीड किया था। 84 देश, बेसिकली देश मतलब गांव होता है उस टाइम पे, और इस तरीके से ये देश के रूप में रात में जाते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें रेबल करना है। और इनफैक्ट जो शाहमल के लोग हैं ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स वगैरह आपको अटैक भी करते हैं, बिकॉज ये मानते हैं हर वो चीज़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतीक है, सिंबल है, उसे हटा देना है, ख़त्म कर देना है। देन मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में तो हमने पढ़ लिया। इन्हें डंका शाह कहते हैं क्योंकि इनके हाथ में एक ड्रम यानी डंका होता था और एक तरीके से जिहाद इन्होंने यानी रिलीजियस वॉर प्रीच किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और इनके साथ ही एक बात आप समझो तो ये कि कुछ लोग मानते थे कि इनके पास कुछ स्पेशल पावर है और इसी के साथ ही माना जाता था कि इनको कोई नहीं हरा सकता।
तो बैटल ऑफ चिन्हट में इन्होंने भाग लिया और इसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस जो कि हेनरी लॉरेंस के अंदर में थे उन्हें हरा दिया गया, यानी बैटल ऑफ चिन्हट में मौलवी अहमदुल्ला शाह की जीत होती है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में आप देख सकते हो बार बार पूछा गया है, यूपीएससी के सीडीएस पेपर में भी पूछा गया, तो इन क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया था। जैसे इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट था कि ब्रिटिश ट्रूप्स ने इन्हें मार दिया अंडर द कमांड ऑफ हेनरी लॉरेंस, तो ये बात गलत थी, बिकॉज खुद हेनरी लॉरेंस की हार होती है। बाकी दोनों बातें सही है कि बैटल ऑफ चिन्हट में इन्होंने भाग लिया और इन्हें डंका शाह के नाम से जानते हैं। डंका शाह यानी मौलवी विद अ ड्रम। ना हम दोबारा से अपने क्वेश्चन में चलते हैं और ठीक है, कई चीज़ें हमने डिस्कस की। मैं थोड़ा आपको कोल रिवोल्ट के बारे में समझा देता हूँ। कोल रिवोल्ट की बात करते हैं तो देखिए, पहली बात आपको ये समझनी है कि 1831-32 के बीच ये कोल रिवोल्ट होता है। रीजन कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेटू है, यानी प्रेजेंटली झारखंड। एक ट्राइबल कम्युनिटी है कोल एक ट्राइबल कम्युनिटी है। और इसी के साथ ही आप देखो ईयरली 19th सेंचुरी में ये टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1857 के रिवोल्ट को हम एक मेजर रिवोल्ट के रूप में देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे पहली और सबसे बड़ी रिवोल्ट हमें 1857 की रिवोल्ट देखने को मिलती है। लेकिन इससे 10-20 सालों पहले ही हम देखते हैं कि बहुत सारे रिवोल्ट देखने को मिल रहे थे जो लोकल लेवल पे थे। जैसे ट्राइबल रिवोल्ट में कोल रिवोल्ट का नाम आता है। इसके अलावा आपने संथाल रिवोल्ट का नाम सुना होगा, जो कि अगेन 1855 में देखने को मिलता है। तो ये बातें अपने आप समझ लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 1857 के रिवोल्ट से पहले ही काफ़ी सारे रिवोल्ट देखने को मिल रहे हैं। और इसमें मेजर इशू क्या था? तो मेजर इशू बहुत सिंपल है। ये ट्राइबल जो पीपल थे वो एक तरीके से शांति प्रिय तरीके से अपने जो फॉरेस्ट वगैरह हैं उनमें उनके रिजर्व्स को यूज करके अपने ट्रेडिशनल तरीके से रह रहे थे। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड को बिठा दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मनी लेंडर्स और इसके अलावा ट्रेडर्स, इन्होंने अलग ही परेशान कर रखा था। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उससे इनको लैंड से एलियनेट कर दिया गया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया और एक्सप्लॉयटेशन इनका काफ़ी बढ़ गया। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थे। तो उस टाइम पे जो ट्रेडिशनल ट्राइबल चीफ्स थे उनकी पावर भी चली गई इससे, तो डेफिनेटली रिवोल्ट होना ही था। अब देखिए, कोज जब हम समझते हैं तो कोज में एक बात और है, दीकू वर्ड आप समझिए। दीकू वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। दीकू का मतलब होता है ट्राइबल लैंग्वेज में आउटसाइडर्स। तो इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही शामिल नहीं है, दीकूज में आउटसाइडर है, तो इसमें मनी लेंडर भी शामिल है, जमींदार भी शामिल हैं, और इसके अलावा ब्रिटिशर्स भी। हर वो एलिमेंट जो इन्हें परेशान कर रहे हैं वो सारे दीकूज का पार्ट हैं। और जब हम दीकूज की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि इन दीकूज के कारण इनकी लाइवलीहुड खत्म हुई है ट्राइबल पीपल की। तो ये जो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ इसे आप संथाल रिवोल्ट के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये रीज़न सिमिलर से थे। नेचर कैसा था रिवोल्ट का? तो ये जो रिवोल्ट है ये रैपिडली फैलता है बाकी जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें भी। और जो कोल है वो नॉन ट्राइबल सेटलर्स को अटैक करते हैं, मनी लेंडर्स को अटैक करते हैं, घर वगैरह जलाए जाते हैं, और ब्रिटिश फोर्सेस के साथ छोटे मोटे लड़ाइयाँ भी होती हैं, बट कई बार हार्स भी देखने को मिलती है सिचुएशन। और लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप में जो नाम आपसे पूछा जाएगा, पहला नाम है बूधो भगत जी का। ये एक प्रोमिनेंट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं, ट्राइबल लीडर हैं, जिनका नाम एसोसिएटेड है कोल रिवोल्ट के साथ। और दूसरे लीडर हैं यहाँ पे गुनू जो है ये भी रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करते हैं ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये लाटर लीडर है जो बूधो भगत जी हैं, ये 1831-32 के आसपास है लीडरशिप संभाले हुए, और बाद में कुछ सालों के बाद गुनो भी देखने को मिलते हैं 1857 के टाइम पे। समझ आ गया? सप्रेशन की अगर बात करें तो देखिए, ब्रिटिश ने ब्रूटली क्रश कर दिया इस रिवोल्ट को, और 1000 ऑफ ट्राइबल्स वर किल्ड एंड द रीजन वाज ब्रॉट अंडर अ स्ट्रिक्टर कंट्रोल। सिग्निफिकेंस क्या है? तो हमें साफ तौर से समझ आ रहा है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का डीप रिजेंटमेंट है टुवार्ड कॉलोनियल पॉलिसीज़, इसे ये दिखाता है, और एक तरीके से प्रीकर्सर के जैसा काम करता है। संथाल रिवोल्ट के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है कि इस तरीके से पहले भी रिवोल्ट देखे गए हैं, तो हम भी आगे बढ़ा सकते हैं रिवोल्ट को।
तो ये कुछ बातें थी। इसमें देखिए क्वेश्चन यही बनेगा, बुधो भगत जी का नाम और दूसरा गुनो का नाम। ये ट्राइबल रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज के हिसाब से, बहुत पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस में तो पूछे ही जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, एंशियंट संस्कृत लिटरेचर में प्रगज्योतिष जो नाम है ये किसे डिजिग्नेट करता है? असम को, ओडिशा को, मणिपुर को या बिहार को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, असम। देखिए कामरूप या फिर प्रगज्योतिष कहते हैं, कई बार प्रगज्योतिषपुर भी कहते हैं। तो ये एक ईयरली स्टेट था और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं असम रीजन की। जो कामरूप वर्ड है ये पहली बार समुद्रगुप्त के इलाहाबाद एडिक्ट के में देखने को मिलता है। इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें देखने को मिलता है कामरूप के बारे में, और कामरूप को ही प्रगज्योतिष कहते हैं और ये असम वाला रीजन है। तो बहुत सारे बुक में ये कवर्ड है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं बट ये मैप कवर्ड है। तो देखिए ये कामरूप वाला रीजन है, यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं असम की। नेक्स्ट ये अटेम्प्ट करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ ट्रेवनकोर इन 18th सेंचुरी? तो 18th सेंचुरी में ट्रेवनकोर के कैपिटल के रूप में कौन सा जाना जाता था? कालीकट, चिरकाल, त्रिवेंद्रम या कोचीन? तो देखिए ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं ट्रेवनकोर। ठीक है, तो ट्रेवनकोर का नाम किनसे जुड़ा है? मार्तंड वर्मा से जुड़ा हुआ है। बेसिकली ट्रेवन किंगडम को ये काफ़ी ऊंचाइयों में पहुंचाते हैं 18th सेंचुरी के आसपास। तो जो डच है इनसे इनका झड़प होता है। ये देखिए इनफैक्ट 2 बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये सीडीएस में पूछा गया है। नेम द बैटल इन विच द ट्रेवनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741, पहला ये था। दूसरा ये पूछा गया सीडीएस में, द डच वर डिफीटेड बाय मार्तंड वर्मा ऑफ ट्रेवनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ। ऑप्शन है वांडीवास, राक्षस तांगड़ी, पुललूर और कोलाचेल। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो बैटल ऑफ कोलाचेल है, यानी ऑप्शन बी, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। तो कोलाचेल क्या है ये समझते हैं। देखिए बैटल ऑफ कोलाचेल को 1741 में ये होता है और इंडियन किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। बैटल ऑफ कोलाचेल किनके बीच होता है वो समझिए। इनमें 2 मेजर बेलिजरेंट हैं, एक साइड में है ट्रेवनकोर के राजा जिनका नाम क्या है? मार्तंड वर्मा, और दूसरे साइड में है मार्तंड वर्मा के ऑपोजिट में डच कंपनी है। तो ये दिखाता है फॉरेन इन्फ्लुएंस को। आप सोचो कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो फॉरेन से ज़्यादा उलझते हैं, बट इससे पहले जो यूरोपियन पावर्स हैं जिनमें डच शामिल है वो भी कुछ कम नहीं होते हैं। वो भी लोकल लीडर्स के साथ, कई बार बहुत बड़े एरिया के लीडर्स के साथ भी बेलिजेंट में होते हैं, और इस चीज़ को बैटल ऑफ कोलाचेल दिखाता है। और ये टाइम पीरियड भी कौन सा है? 1741 का है। तो इसमें यह आप पढ़ सकते हो कि किंग मार्तंड वर्मा फोर्सेस डिफीटेड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जीत किनकी होती है? किंग मार्तंड वर्मा की जीत होती है। और उस टाइम पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करते हैं यूस्टेचियस डे लेनोए। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो हमारे किंग का नाम है यानी ट्रेवनकोर के राजा का नाम है मार्तंड वर्मा, ये आपको याद रखना है। ये देख सकते हो आप, यूस्टेचियस जी लेनोए जो है ये सरेंडर कर रहे हैं राजा मार्तंड वर्मा को, और ये बैटल ऑफ कोलाचोल के बाद हो रहा है, मतलब हार स्वीकार कर ली है। तो बहुत बार पूछा गया सीडीएस में, 2 बार पूछ लिया गया, और इसके बाद अभी ये लाइमलाइट में है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, न्यूज़ में भी अक्सर देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे बेसिकली ट्रेवनकोर की कैपिटल क्या थी? त्रिवेंद्रम थी। ये फैक्ट पर्टिकुलरली ट्रिवेंद्रम वाला ये बहुत सारे बुक में कवर्ड है, और ये रीजन वाइज भी हम समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू, बट इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। खास तौर से बैटल ऑफ कोलाचेल के बारे में पता होना चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? मैं रिवाइज करवाता हूँ। ये कि 1741 में मार्तंड वर्मा जो कि ट्रेवनकोर के राजा हैं, इनके बीच और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बैटल ऑफ कोलाचेल होता है, जिसमें किनकी जीत होती है? राजा मार्तंड वर्मा की। नेक्स्ट ये अटेम्प्ट करिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द महाजन पद इन द ईयरली बुद्धिस्ट लिटरेचर? आसान है, 16 महाजन पद है, हमें पता है, और इसमें से अगर हम देखें तो वज्जी है, गांधार है, अवंती है, बट कलिंग नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन सीएपीएफ में भी पूछा गया था। अच्छा, अब आप पैटर्न भी ऑब्जर्व करिए कि कितना ज़्यादा रिपीटेशन होता है। 10 में से 5-6 सवाल तो रिपीट ही हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
तो इसमें भी सेम पूछ रहे हैं कौन लिस्टेड नहीं है, तो हमें पता है कि कलिंग लिस्टेड नहीं है, बाकी कुरु, गांधार, वत्स वगैरह लिस्टेड हैं। तो एक बार मैं महाजन पद के बारे में रिवीजन करवा देता हूँ। ये हमने एनडीए की एनालिसिस के टाइम पे भी कवर किया था। एनसीईआरटी में 6 क्लास की एनसीईआरटी में ही ये कवर्ड है। हाँ, एनडीए के टाइम पे हमने सारे पीवाईक्यूज के कवर किए थे। तो देखिए इसमें क्या पूछा था इन्होंने कि तक्षशिला जो है वो किनकी कैपिटल थी, तो गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, पहला क्वेश्चन ये था। और गांधार भी अगेन एक महाजनपद है 16 महाजनपदों में से। महाजनपद का मतलब क्या होता है, महा का मतलब होता है लार्ज और किंगडम का मतलब होता है जनपद, तो ये लार्ज किंगडम होते हैं 6 सेंचुरी BCE के टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि तक्षशिला जो रीजन है, जो कि एंशियंट प्रोविंस था, ये पाकिस्तान के किस रीजन में, तो पंजाब वाले रीजन में है, और ये लास्ट ईयर जियो साइंटिस्ट ने पूछा गया था। देन ये CDS में पूछा गया था कि तक्षशिला जो है, जो कि एंशियंट सिटी है, ये किनके द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी, तो इसे आइडेंटिफाई किया था कनिंघम ने। कनिंघम आर्कियोलॉजिस्ट है, बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है, और कनिंघम ने ही आइडेंटिफाई किया तक्षशिला को। देन ये CAPF में पूछा गया था, जो हमने कवर किया। कलिंग एक एंशियंट काफ़ी फेमस सिटी थी, जो कि अशोक के नाम से के साथ जुड़ी हुई है, बट इसमें महाजनपद शामिल नहीं है। महाजनपद तो कुरु, गांधार, वत्स हैं, कलिंग नहीं है। नेक्स्ट ये देखिए कौन सा लिस्टेड नहीं है 16 महाजनपद में से, तो कलिंग नहीं है, ये CAPF में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये महाजनपद की लिस्ट में से कौन ओलियर्की है। ओलियर्की का मतलब गण या संघ। देखिए जो महाजनपद होते हैं या कोई भी किंगडम होता है, उनमें यूजुअली एक ही राजा होते हैं, बट कई बार महाजनपद के केस में ऐसा देखा गया कि वहाँ 2 या 2 से ज़्यादा राजा हैं। तो ऐसा वज्जी के केस में देखने को मिला, और वज्जी में ओलियर्की थी। समझ आया ओलियर्की का मतलब। और ये क्वेश्चन है CDS का। तो अब PYQs के आधार पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इस रिवीजन में फ़ायदा हो रहा है, और आप अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, तभी बेस्ट वे में फ़ायदा मिलेगा। इसमें पूछा इन्होंने मत्स्य महाजनपद कहाँ लोकेटेड था, तो मत्स्य राजस्थान वाले एरिया में लोकेटेड था। मैप में भी हम इसे कवर कर लेते हैं। ये आप देखिए राजस्थान वाले रीजन में था मत्स्य। और कुछ क्वेश्चन है वो भी कवर करते हैं क्विकली। हाँ ये देखिए CDS में पूछा था महाजनपद के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहे हैं सारे महाजनपद ओलियर्की थे, गलत बात है, सिर्फ वज्जी में था। दूसरा कह रहे हैं ऑल महाजनपद वर लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, नहीं वेस्टर्न इंडिया में भी है। नो आर्मी वाज मेंटेन, ये गलत बात है, बहुत बड़ी बड़ी आर्मी भी मेंटेन की जा रही थी महाजनपद के द्वारा। चौथा कह रहे हैं बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपद, ये बात सच है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है काफ़ी फेमस अंगुत्तर निकाय, और जैन टेक्स्ट है भागवती सूत्र। इन दोनों में ही 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। ये UPSC CBI में पूछा गया था लास्ट ईयर। इसमें पूछा इन्होंने कि फॉलोइंग महाजनपद में से आपको बताना है साउथ टू नॉर्थ, चेदी, असमक, पांचाल और कंबोज। तो ये मैप का क्वेश्चन है, और सबसे पहले अगर हम देखें तो इसे आप लोकेट कर सकते हैं इजीली मैप के थ्रू। ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए कैपिटल के साथ मैच करना था। तो अवंती की कैपिटल क्या है, उज्जैन है, सही बात है, उज्जैन या माहिष्मती कहते हैं। दूसरा कह रहे हैं कौशल की कैपिटल कौशाम्बी है, गलत है, वत्स की कौशाम्बी है। मगध की वैशाली कह रहे हैं, गलत है, मगध की तो राजगिरी है, जिसे राजगीर के नाम से जानते हैं। गांधार की पूंछ दे दी गई है, गलत है, गांधार की तो तक्षशिला है। तो ये बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया था जम्मू कश्मीर PCS में रिसेंटली। अब देखिए ये मत्स्य के बारे में है। मत्स्य तो मैंने पढ़ा दिया कि हाँ राजस्थान वाले रीजन में है। ये पूरी लिस्ट है, तो एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। देखिए अंग जो है ये बिहार वेस्ट बंगाल वाले रीजन में है। मगध की बात करें तो इसकी कैपिटल राजगिरी है। वज्जी की कैपिटल वैशाली है। मल्ल की कुशीनगर है, और काशी की बनारस है यानी वाराणसी, और कौशल की श्रावस्ती है। वत्स की कौशाम्बी है। चेदी की सुक्तिमती। कुरु की है इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली वाला रीजन। पांचाल की है अहिछत्र, ये पूछते हैं पेपर में। मत्स्य की है विराटनगर। अगर आपने महाभारत की स्टोरी बहुत अच्छे से समझी है तो आपको पता होगा कि जब पांडव अज्ञातवास में होते हैं तो उस टाइम पे ये विराट नगर में ही रहते हैं, रूप बदल करके, है ना, जिसमें अर्जुन विरहनल्ला के नाम से होते हैं, और इस तरीके से ये पूरी स्टोरी चलती है। तो मत्स्य किंगडम ही होता है उनका विराटनगर में, राजा विराट का। उसके बाद सूरसेन है, सूरसेन की मथुरा है। अस्सक की पोताली है। अवंती की उज्जैन और माहिष्मती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था IAS CDS में,
और देखिए ये था वो क्वेश्चन CDS में पूछा गया है 2022 में। ऑन द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज द एंशिएंट माहिष्मती लोकेटेड। अब ये टफ क्वेश्चन है, सरयू, सोन, नर्मदा, गोदावरी। अगर थोड़ा हम आइडिया भी लगाएं, साउथ में तो नर्मदा और गोदावरी दोनों है, बट मैपिंग में अगर क्लैरिटी है, इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मैपिंग करें, और हम बैच में भी ऐसे ही कवर करते हैं, हिस्ट्री और मैपिंग साथ में चलती है। तो ये देखिए माहिष्मती यहाँ पे नर्मदा नदी के तट में, तो ये क्लैरिटी के साथ हम समझ पा रहे हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी पूछे गए हैं और पूछे ही जाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। धम्मपद इज अ पार्ट ऑफ मध्यमा निकाय, विनय पिटक, खुद्दक निकाय एंड जातक। ये भी पूछा गया है। अब ये बड़ा ही शानदार सवाल है और ये टफ है, एक्चुअली ये टफ है, NCERTs वगैरह में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। तो यही वो वीडियो थी जो मैंने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड की थी, और ये बैच की वीडियो मैंने उठा करके डाली थी यूट्यूब पे, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने ये लिखा था कि ये बेस्ट लेक्चर है, मतलब इसके बाद आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। और इसमें ही जो क्वेश्चन आया सिविल सर्विसेज 2024 में आया सबसे पहले तो, कि बुद्ध के अदर नेम कौन कौन से हैं, है ना, इस पेज से था वो। अदर नेम मैंने अलग से लिख दिया है, शाक्य, मुनि और तथागत। अब ये चीज़ें मैंने क्यों ऐड की थी, बिकॉज मैंने देखा है CDS में प्रीवियसली पूछा गया था उनके टीचर का नाम, तो इसलिए मैंने इनका अदर नेम भी ऐड कर दिया। तो इस तरीके से प्रिपरेशन होती है जब हम PYQs के बेस पे आइडिया लगा पाते हैं। ठीक है, कुछ भी रैंडम नहीं आता है, मतलब इन फैक्ट्स के बेस पे। तो इसी में अगर हम पढ़ें तो यही मैंने लिखा था कि जो खुद्दक निकाय है इसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं 15 बुक्स में, जिसमें प्रोमिनेंट कौन कौन से हैं, तो जातक हैं, जातक टेल्स हमें पता है जो बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की स्टोरी है। देन धम्मपद है, धम्मपद का मतलब वर्सेस, यानी वर्सेस मतलब जो बातचीत है, जो कॉन्वर्जेशन है जिसमें एथिकल सेइंग वाली बात है। देन निदेश है, निदेश मतलब निर्देश, एक्सपोजिशन। देन बुद्ध वंश है जो कि हिस्ट्री ऑफ बुद्धा दिखाती है। देन पति संविधा है यानी एनालिटिकल नॉलेज, और थेरा गाथा और थेरी गाथा, इस पे तो क्वेश्चन बना है PYQ में, CDS में पूछा गया था, उम्मीद है आपको याद होगा थेरी गाथा वाला क्वेश्चन, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन सही लग रहे थे। और हमें पता है कि जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन्हें त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का मतलब 3 बास्केट, इसमें विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है। तो अभिधम पिटक में हम देख रहे हैं काफ़ी सारा इसमें क्लासिफिकेशन है। देन सुत्त पिटक के अंदर 5 निकाय है, दीघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजन पद का नाम आता है। देन खुद्दक निकाय, और खुद्दक निकाय में फर्दर सब डिवीजन है, और यहाँ हम धम्मपद देखते हैं। आई नो ये काफ़ी टफ है, बट ऐसे क्वेश्चन पास्ट में भी इस तरीके से एसोसिएट करके पूछे गए हैं, और थेरा गाथा, थेरी गाथा तो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो बार बार रिवीजन का मतलब वही है, फैक्ट्स काफ़ी सारे हैं बट एक जगह से अगर हम सोर्स मिल जाए हमें तो आसान होता है रिवीजन करना। तो इसका आंसर फिर तो खुद्दक निकाय है। मध्यमा निकाय पे भी क्वेश्चन आया है, कौन सा है मैं दिखाता हूँ, एक कॉन्वर्जेशन है मध्यमा निकाय के ऊपर। मध्यमा निकाय ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें उन्होंने क्या पूछा, द डायलॉग ऑन वर्णा बिटवीन किंग अवंतीपुत्र एंड कंचन, जो कि बुद्धा के डिसाइपल हैं, और ये अपीयर करता है किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। तो बेसिकली वर्ण पर संवाद है, वर्ण जो वर्ण व्यवस्था है उस पर संवाद है अवंतीपुत्र और कच्छन के बीच। कच्छन कौन है, तो बुद्ध के शिष्य हैं, और ये किस टेक्स्ट में देखने को मिलता है, मध्यमा, संयुक्त, अंगुत्तर या अम्बद। तो इसका आंसर देखिए मध्यमा निकाय है, आंसर इज ऑप्शन है, और ये NCERT के रेफरेंस से लिया गया है, NCERT में ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऋग्वेदिक गॉड्स was considered to be the guardian of roads, herdsmen and straying cattle। तो कैटल के गॉड के बारे में पूछ रहे हैं, वायु, रुद्र, वरुण और पूषण। तो ये तो आसान है बिकॉज यहाँ पे हम एसोसिएशन लगा सकते हैं। वायु तो विंड से एसोसिएटेड है, विंड गॉड है, इसके अलावा रुद्र और वरुण भी इनफैक्ट वाटर के गॉड हैं, और पूषण इसका सही आंसर है, और ये NCERTs में है। अगर ओल्ड NCERT भी हम चेक करें तो इसमें भी देखिए उन्होंने बताया पूषण हु वाज सपोज्ड to be tend to cattle came to be regarded as the god of Sudras, although in the age of Rigved cattle rearing was the primary Aryan occupation। भले ही आर्यन ऑक्यूपेशन था कैटल रियरिंग, बट हम देखते हैं कि कैटल के सपोज टू टेंड टू कैटल, और इन्हें गॉड ऑफ सुद्राज के रूप में देखा जाता है पूषण को। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलरली नोन एज ब्लैक पैगोडा। तो इसका आंसर हमें पता है, आंसर इसका ऑप्शन बी है, सन टेम्पल एट कोणार्क। बेसिकली क्या है, जो यूरोपियन सेलर्स आते थे जो बे ऑफ बंगाल में नेविगेट करते थे उस टाइम पे, तो वो नेविगेशनल लैंडमार्क के जैसा यूज करते थे। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा कहते थे बिकॉज ऑफ इसमें जो स्टोन यूज किया गया है वो डार्क कलर्ड क्लोराइट का है। तो ये डार्क कलर जो है वो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। वाइट पैगोडा कौन सा है, तो पुरी का जगन्नाथ टेम्पल वाइट पैगोडा है। आगे बढ़ते हैं और ये अटेम्प्ट करिए,
ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। शूद्रक, वराहमिहिर, पाणिनि और पतंजलि, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हमने हाल ही में ये डिस्कस किया है पाणिनि के बारे में। देखिए पाणिनि के बारे में हमने क्या पढ़ा था, तो ये CDS का क्वेश्चन है जो रिसेंटली हुआ पेपर। इसमें इन्होंने पूछा कि कात्यायन के बारे में कौन सी बात सही है। तो इस टाइम पे मैंने आपको बताया कि पाणिनि का टाइम पीरियड बड़ा पुराना है, 5th-6th सेंचुरी BC के आसपास का है। 5th to 4th सेंचुरी भी कुछ लोग बताते हैं, बट बहुत पुराना टाइम पीरियड है। और इसकी जो बुक है, पाणिनि जी की जो बुक है, उन पर कॉमेंट्री की है कात्यायन ने। देन उसके बाद पतंजलि आते हैं। तो इस तरह से पतंजलि बाद में आते हैं पाणिनि के। तो अगर आपको ये इन्फो पता है तो इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो पाणिनि सबसे पहले आया तो 3 आएगा सबसे पहले, और 2 ऑप्शन हट जाते हैं। देन इसके बाद पाणिनि के बाद पतंजलि है, जैसा कि हमने देखा कमेंट्री बाद में आती है इनकी। तो 3 के बाद 4 आएगा और ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ऐसे भी एंड में 2 ही आना है, वराहमिहिर, बिकॉज हमें पता है वराहमिहिर गुप्त डायनेस्टी से थे, और गुप्त डायनेस्टी तो बाद की है, 5th-6th सेंचुरी के आसपास की है। तो ये एसोसिएशन काम आता है हिस्ट्री में, अदरवाइज ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली टफ की कैटेगरी में जाने लग जाते हैं। पहले भी पूछा गया, एनडीए में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए क्रोनोलॉजी वाले, तो ये बहुत पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। एक तो ये था छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया था, उस टाइम पे भी मैंने डिस्कस किया था ये। हाँ, तो क्या पूछ रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। संहिता, भरत नाट्य शास्त्र, संगम लिटरेचर और अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जैसा कि हमने देखा इसके ऑथर पाणिनि है और टाइम पीरियड बहुत पुराना है, 5th-6th सेंचुरी BC के आसपास का है, और ये संस्कृत ग्रामर से एसोसिएटेड है। इसके बाद आते हैं संगम लिटरेचर वाले, देन भरत का नाट्य शास्त्र है, देन संहिता है। और ये क्वेश्चन तो NCERT से लिफ्टेड है, बट PYQ में भी पूछा जा रहा है। In the Harappan civilization, terracotta model of the plow have been discovered at हरप्पा, कालीबंगन, बनवाली और लोथल। तो देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने प्लो का टेराकोटा मॉडल पूछा। इन्होंने ये नहीं पूछा कि प्लोड फील्ड कौन से हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो यहीं पे लोग गलतियां करते हैं। इसका सही आंसर बहुत लोग सोचते हैं कालीबंगन होगा। देखिए कालीबंगन में तो प्लोड फील्ड मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं जुते हुए खेत के। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है बनवाली। बनवाली जो है इसमें हमें प्लो देखने को मिले हैं, और वो टेराकोटा के हैं। टेराकोटा मतलब वही जो सॉफ्ट स्टोन है जो हमने डिस्कस किया है। इसके बाद ये देखिए किस जगह पे टेराकोटा रेप्लिका देखने को मिला प्लो का। तो इसका आंसर भी क्या होगा, बनवाली होगा, ऑप्शन डी होगा। और ये क्वेश्चन JPSC में पूछा गया, यानी झारखंड PSC में रिसेंटली। तो इस तरह से रिपीटेशन होता है और PYQs इस तरीके से हेल्प करते हैं। देन ये ट्राई करिए, ये जम्मू कश्मीर PCS में पूछा गया है। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के प्रिवलेंस के बेस पे हमें बताना है कि पहला टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो जो है वो बनवाली में देखने को मिला। दूसरा ये कि जो एविडेंस थे प्लोड फील्ड के कालीबंगन में। तीसरा केनाल के ट्रेसेस देखने को मिले सोरटू घाई में। तो प्लोड फील्ड ये कहाँ है, कालीबंगन। देन टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, प्लो मतलब हल, ये कहाँ देखने को मिले, बनवाली में। दोनों बातें सही है। और सोरतू घाई में तो इरिगेशन केनाल्स देखने को मिले। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है। और ये भी NCERT से, तीनों स्टेटमेंट थीम NCERT से लिफ्ट किया गया, जो कि मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट करूं, बनवाली में प्लो और कालीबंगन में प्लोड फील्ड। नेक्स्ट ये अटेम्प्ट करिए, फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में कब सेटअप की गई। 1857 में सेटअप की गई, और ये स्पेक्ट्रम वगैरह में कवर्ड है। बेसिकली मेकाले मिनट के बेस पे ये जजमेंट, ये डिसीजन लिया जाता है और सेटअप किया जाता है इसे। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, बड़े ही शानदार सवाल हैं और बिल्कुल सिविल सर्विसेज जैसा पैटर्न है। तो प्लीज़ वीडियो पोस्ट करके अटेम्प्ट करिएगा, भले ही आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इक्वली हेल्पफुल फॉर ऑल द एग्जाम्स। पहला ये कह रहे हैं कि लिथोस्फीयर के इवोल्यूशन के बेस पे हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो डेंसिटी में जो ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ, इससे अर्थ के इनसाइड का टेम्परेचर बढ़ा। दूसरा ये कि इवोल्यूशन के प्रोसेस के टाइम पे अर्थ के अंदर जो मटेरियल थी वो सेपरेट होने लग गई डेंसिटीज़ के कारण, डेंसिटीज़ डिफरेंस के कारण। अब ये जो ज्योग्राफी है हमारी, फिजिकल ज्योग्राफी, द गोटेड बुक, इसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर वाला जो डिस्कशन है, ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ा है। अगेन हमने ये भी पढ़ा है पूरा यूट्यूब पे भी और बैच में भी PYQs के साथ। तो लिथोस्फीयर की इवोल्यूशन के टाइम पे जो अर्थ है वो मोस्टली वोलाटाइल स्टेज में था,
प्रीमोर्डियल स्टेज में, यानी जब शुरुआत हुई अर्थ की तो वोलेटाइल थे, और इसके साथ जब धीरे धीरे डेंसिटी में इंक्रीज बढ़ने लगा, यानी जो लिक्विड है वो और ज़्यादा डेंस होने लग गए, तो टेम्परेचर भी बढ़ा। अब डेंसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इससे क्या हुआ, जो मटेरियल रहा वो सेपरेट होने लग गया, क्योंकि सबकी डेंसिटी तो एक जैसी नहीं थी। जो हैवियर मटेरियल होंगे, जो ज़्यादा डेंस होंगे, ये सिंक करने लग गए टुवर्ड्स द सेंटर। समझ भी आता है, भारी चीज़ नीचे ही बैठेगी। देन जो लाइटर वंस है वो सरफेस की तरफ मूव करने लगे, हल्की चीज़ ऊपर जाएगी। तो समय के साथ क्या हुआ, इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस्ड इनटू अ स्मॉलर साइज। तो उसके बाद ठंडा भी होगा समय के साथ, सॉलिडिफाई हुआ। तो इससे क्या हुआ, आउटर सरफेस बन गया क्रस्ट का। क्रस्ट जो बना वो कैसे बना, इसी वजह से बना कि जो हल्के पार्ट थे वो कूल हो गए, कूल डाउन हो गए समय के साथ सरफेस में जाके। और जब मून की फॉर्मेशन होती है उस टाइम देखते हैं कि जाइंट इम्पैक्ट होता है, और इससे अर्थ फर्दर हीटअप होता है, और डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस के कारण जो अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल है ये डिफरेंट लेयर में सेपरेट होते हैं। तो हमें पता है कि अर्थ के नीचे लेयर हैं, बिकॉज अलग अलग तरह के मटेरियल हैं, एक जैसे मटेरियल तो है नहीं। तो सरफेस से लेके सेंट्रल पार्ट तक हम देखते हैं कि क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, अलग अलग लेयर्स हैं। तो क्रस्ट से लेके कोर तक जो डेंसिटी है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, वही सेम रीज़न हमने देखा कि जो गर्म चीज़ है वो नीचे आ रही है, नीचे बैठ रही है। तो इसके बारे में फिर आगे डिस्कस किया गया, जो कि हमने कवर किया हुआ है बहुत आसान भाषा में PYQs के साथ। समझ आया? अब ये ट्राई करिए। अब तो बहुत आसान है, ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ डेंसिटी में तो टेम्परेचर बढ़ा, सही बात है, डेंसिटी बढ़ी तो टेम्परेचर भी बढ़ा। दूसरा कह रहे हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस में जो अर्थ के इनसाइड के मटेरियल थे वो सेपरेट होने लग गए। हाँ, सेपरेट हुए डेंसिटी के बेस पे, यहाँ पढ़ सकते हो। तो ये देखिए सेपरेट हुए डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो मेरे ख्याल में इसका जो सही आंसर है वो सी बिल्कुल सही है, बोथ होना चाहिए। नेक्स्ट ये ट्राई करिए। ओशन क्रस्ट के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला ये कह रहे हैं जो ओशन क्रस्ट रॉक है ये ज़्यादा यंगर है कॉन्टिनेंटल के मुकाबले। दूसरा ये कि जो ओशन क्रस्ट रॉक्स हैं ये इक्वी डिस्टेंट है, यानी बराबर दूरी पे है ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट के इधर साइड में ऑफ मिड ओशनिक रीजेस, सो सिमिलरिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगेन NCERT में ही है। देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया है, द मिड ओशनिक रीजेस वर फाउंड टू बी द मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। इसके बाद दूसरा ये कि जो डेटिंग रॉक्स की हुई उससे ये आइडिया लगा कि ओशनिक क्रस्ट ज़्यादा यंगर है कॉन्टिनेंटल के मुकाबले। ओशनिक क्रस्ट क्या है, ज़्यादा यंगर है, ज़्यादा बाद में बने हैं कॉन्टिनेंटल के मुकाबले। इसके बाद ये कह रहे हैं रॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रीजेस एंड हैविंग इक्वी डिस्टेंट लोकेशन फ्रॉम द क्रेस्ट वर फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलरिटीज बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर एज। बड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है ना, देखिए मैं समझाता हूँ। तो पहले आप समझिए कि ये रीज क्या होता है। रीज जैसे दो प्लेट्स हैं, दो ओशनिक प्लेट्स हैं, दो प्लेट आपस में डाइवर्ज हुई, दूर गई। अब दो प्लेट दूर गई तो अंदर का मैग्मा बाहर आएगा। मैग्मा जब बाहर आएगा तो इस तरीके से काफ़ी टाइम के बाद क्या होगा, एक माउंटेन के जैसा, एक लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन के जैसा बन जाएगा। इसे रीज कहते हैं। समझ आ गया रीज का मतलब? तो रीज क्या है, एक लॉन्ग रेज्ड एरिया है। और ओशंस के केस में अगर हम देखें तो मिड ओशनिक रीज क्या है, एक माउंटेन लाइक लाइन है सी फ्लोर में। अब इसमें जो बात कह रहे हैं कि दोनों साइड क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रीज, ये रीज का क्रेस्ट है, दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। तो ये किसे सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को। सी फ्लोर स्प्रेडिंग यही तो कहता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द प्रोसेस वेयर न्यू ओशन फ्लोर इज फॉर्म्ड एट मिड ओशन रीजेस एंड स्लोली मूव्स अवे ऑन बोथ साइड्स। कैसे वर्क करता है ये, दो प्लेट पुल अपार्ट अंडर द ओशन, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो अंदर का मैग्मा है, मोल्टेन लावा है, वो राइज करता है फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। इसके बाद ये मैग्मा ठंडा हो जाता है और सॉलिड रॉक के जैसा बन जाता है, जिससे न्यू सी फ्लोर बन जाता है। अब ये जो न्यू रॉक है ये पुश करता है अदर ओल्डर सी फ्लोर को, और फिर इस तरीके से ये प्रोसेस चलती जाती है। तो ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रूव करता है कि ओशन फ्लोर फिक्स्ड नहीं है, स्लोली मूव कर रहे हैं, और इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी भी प्रूफ हो जाती है। तो ज्योग्राफी बड़ा ही इंटरलिंकिंग वाला सब्जेक्ट है। वैसे ये मैं दिखाऊं आपको, ये भी NCERT से ही लिफ्ट किया गया है।
ये पर्टिकुलर चीज़ भी एनसीईआरटी से ही लिफ्ट की गई है। मिड ओसेनिक रीज वाले कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताया, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं आपको एग्जैक्ट लाइन दिखा दूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में वो, हाँ ये रहा। द रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन ईदर साइड ऑफ क्रेस्ट ऑफ मिड ओसेनिक रीजेस सो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, दोनों साइड के जो रॉक है रीज के इक्वल डिस्टेंस के, वो सेम प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, इनफैक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम है। और जो रॉक्स क्लोजर है मिड ओसेनिक रीज के, उनकी नॉर्मल पोलैरिटी है और ये यंगेस्ट है। और जो रॉक्स का एज है इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, क्रेस्ट से जैसे दूर जाते हैं तो उससे उनकी एज जो है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद ये कि जो ओशन क्रस्ट रॉक्स हैं ये मच यंगर हैं कॉन्टिनेंटल रॉक्स के मुकाबले। तो दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से ही लिफ्टेड हैं और इस तरह से आंसर जो है वो ऑप्शन सी बनता है, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट ये ट्राई करिए, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म्स इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। दूसरा ये कि जो ईस्टर्न मार्जिन है इज अ स्प्रेडिंग साइट लाइंग टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ एन ओशनिक रिज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। देखिए ये है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और ये मूव किया 71 मिलियन ईयर्स अगो इस तरह से था, फिर ये मूव करते करते प्रेजेंटली इंडिया और बाकी कॉन्टिनेंट्स इसमें, बाकी कंट्रीज इसमें देखने को मिले जो इंडियन प्लेट के थे। तो इंडियन प्लेट का मूवमेंट कैसे हुआ, इसमें अभी प्रेजेंटली हम देखें तो अपना पेनिनसुलर इंडिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्सन है, ये दो मेजर पार्ट थे। जो सबडक्शन जोन था अलोंग द हिमालय, ये नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री को बनाता है और इससे कॉन्टिनेंट कन्वर्ज होता है, मतलब दो कॉन्टिनेंट का बेसिकली कन्वर्जन होता है। और इसमें हम देखते हैं कि राकिन्योमा माउंटेन है म्यांमार का, और ये टुवर्ड्स द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच। देन जो ईस्टर्न मार्जिन है ये स्प्रेडिंग साइट है, तो इसमें ये इन्होंने यही पूछा, ईस्टर्न मार्जिन एक स्प्रेडिंग साइट है लाइंग टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ एन ओशनिक रीज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक। तो बिल्कुल यहीं से स्टेटमेंट लिफ्टेड है। देन इसके बाद कह रहे हैं आपसे कि जो सबडक्शन जोन है अलोंग द हिमालय फॉर्म्स इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। तो ये भी हम देख सकते हैं कि जो सबडक्शन जोन है अलोंग द हिमालय फॉर्म्स इट नॉर्दर्न बाउंड्री। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझाया है उसी वीडियो में, जो लॉन्ग वीडियो है फिजिकल ज्योग्राफी की। नेक्स्ट इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा सिविल सर्विसेज में, इसमें भी अगेन वो पूरा क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से लिफ्टेड है, बस एक स्टेटमेंट इसमें गलत उठा लिया गया है और वो ये कि इन्होंने कहा सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म्स द सदर्न प्लेट बाउंड्री। सदर्न नहीं, अभी हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री को फॉर्म करते हैं सबडक्शन जोन। तो सेकेंड हो जाता है गलत और आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। बाकी के स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने देखा इंडियन प्लेट में पेनिनसुलर इंडिया है और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन है। ईस्ट में हम देख रहे हैं राकिन्योमा माउंटेन, देन वेस्टर्न मार्जिन में किरथान माउंटेन देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान में है। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया था यूपीएससी सीबीआई के पेपर में कि सबडक्शन जोन जो है वो किस तरह की प्लेट बाउंड्री से एसोसिएटेड है। तो देखिए प्लेट हमें पता है कि मूव जब करते हैं, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो इसमें जो एक प्लेट है यूजुअली ओशनिक प्लेट ही होता है जो अंदर धंस जाता है, सबडक्ट कर जाता है, नीचे धंस जाता है। अब दो प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा, दो प्लेट इस तरह से जब टकराएंगी तो एक प्लेट नीचे चला जाएगा, तो ये कन्वर्ज हो रहा है। तो इस कन्वर्जन के कारण क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। तो सबडक्शन और कन्वर्जन जुड़ा हुआ है, कन्वर्जेंट बाउंड्री में होता है, डाइवर्जेंट में नहीं, डाइवर्जेंट में तो उल्टा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल मैं दूं नाजका प्लेट, तो अब ये जो नाजका प्लेट है ये भी सबडक्ट हो गया, ये नाजका जो प्लेट है ये सबडक्ट हो गया अंडर द साउथ अमेरिकन प्लेट। तो इससे क्या हुआ, इससे सबडक्शन जोन क्रिएट हुआ और सबडक्शन जोन कन्वर्जेंट बाउंड्री में होता है, बिकॉज जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे जाता है और उसे ही सबडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट ये सीडीएस का क्वेश्चन है और इसमें पूछा इन्होंने कौन सा गलत है। पहला कह रहे हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट है ये ओशनिक लिथोस्फेयर और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर के हैं। सही बात है, टेक्टोनिक प्लेट मूव करते हैं बिकॉज अर्थ का जो लिथोस्फेयर है इनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है एस्थीनोस्फेयर के मुकाबले, ये भी सही है। अर्थ का लिथोस्फेयर ब्रोकन अप है यानी टूटा हुआ है टेक्टोनिक प्लेट में, तो लिथोस्फेयर टुकड़ों में बटा है, सही बात है, जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में सबडक्शन कैरीज प्लेट इनटू द मेंटल, मतलब नीचे की ओर लेके जाता है, तो डाइवर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट में है।
कन्वर्ज करेगी तभी तो प्लेट नीचे जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, मेंटल के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहा है मोहो डिसकंटिन्यूटी अपर मोस्ट पार्ट में होता है मेंटल के। दूसरा ये कि जो लोअर पोर्शन है मेंटल का उसे हम एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। तो ये भी बड़ा ही शानदार सवाल है। तो जब हम मेंटल की बात करते हैं तो ये देखिए, ये अर्थ का इंटीरियर है, ये अर्थ का इंटीरियर है, ठीक है। और अर्थ के इंटीरियर में जो लिथोस्फीयर है वो क्रस्ट और अपर मेंटल कहलाता है। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज लिथोस्फीयर। ये ऊपरी हिस्सा जो है 100 किलोमीटर तक का वो क्रस्ट है, और इसके बाद शुरू होता है मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल को मिला करके, जिसमें ऊपरी हिस्सा है सिर्फ मेंटल का और वो पूरा हिस्सा क्रस्ट का है, इन दोनों को मिला करके लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद फिर हमें बाकी पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एस्थीनोस्फीयर वगैरह, देन मेंटल है, उसके बाद फिर तो कोर ही आ जाता है। तो इसमें जो कह रहा है ना मोहो डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी मतलब वही है जब क्रस्ट और मेंटल या कोई दूसरा पार्ट अलग हो रहा है, तो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच मोहो डिसकंटिन्यूटी है। तो इसमें कह रहा है मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। सही बात है, अपर मेंटल के इस हिस्से में है और क्रस्ट के सबसे निचले हिस्से में। तो इस हिसाब से ये तो सही बनता है। दूसरा कह रहा है लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थीनोस्फीयर। तो ये देखिए मेंटल है, ये मेंटल है, और मेंटल का लोअर पोर्शन में क्या एस्थीनोस्फीयर है? गलत बात है ना। ये मेंटल का कहाँ लोअर, इस वाले एरिया में कहाँ एस्थीनोस्फीयर है? ये तो हमें ऊपरी हिस्से में देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया गलत, और आंसर बन गया ऑप्शन ए 1 ओनली। बड़ा ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, मतलब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बहुत शानदार है। बिकॉज इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूजन इस बात पे आएगी कि मोहो डिसकंटिन्यूटी अपर मोस्ट पार्ट है या नहीं। तो हाँ, क्रस्ट का पूरा पार्ट और मेंटल का अपर पार्ट, तो इस हिसाब से ये सही है। और दूसरा जो कह रहे हैं लोअर पोर्शन, तो ये गलत है, लोअर नहीं अपर पोर्शन। ये देखिए टाइड के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि जो टाइम होता है लो टाइड और हाई टाइड के बीच, जब टाइड राइज कर रहा होता है, इसे फ्लो या फ्लड कहते हैं। दूसरा ये कि टाइड हेल्पफुल होते हैं सेडिमेंट को डिसिल्ट करने में, यानी एक जगह जमाने में। ये इसके ऑप्शंस हैं। तो एनसीईआरटी में अगेन हम सारे के सारे फिजिकल से ही पढ़ रहे हैं। ये भी आप पढ़ सकते हो, जब अर्थ क्लोजेस्ट होता है सन के, उसे पेरिहिलियन कहते हैं। तो उस टाइम पे हम देखते हैं जो टाइडल रेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अनयूजुअली हाई है और अनयूजुअली लो टाइड देखने को मिला, मतलब रेंज काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जब अर्थ फारदेस्ट होता है, यानी काफ़ी दूर होता है सन से, जिसे एपीहिलियन कहते हैं, जो कि 4 जुलाई में होता है यूजुअली, इसमें टाइडल रेंजेस बहुत ही कम होते हैं एवरेज से, मतलब गैप कम होता है, रेंज कम होती है। हाई टाइड और लो टाइड के बीच के टाइम को जब वाटर लेवल गिर रहा होता है उसे एब कहते हैं। और जो टाइम है बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड, जिसमें टाइड राइज कर रहा होता है ना कि गिर रहा होता है, जब टाइड का वाटर लेवल फॉल कर रहा है तो एब है, और जब टाइड राइज कर रही है तो उसे हम फ्लो या फ्लड कहते हैं। तो यहाँ क्या पूछा इन्होंने? राइज का पूछा, तो इस हिसाब से ये सही है। और दूसरा कह रहे हैं टाइड आर हेल्पफुल इन डीसिल्टिंग द सेडिमेंट्स। इंपॉर्टेंस क्या है टाइड की? तो सही बात है, ये टाइड तो अर्थ मून सन के पोजीशन के कारण होते हैं, तो इससे टाइड का अंदाज़ा पहले लग सकता है। इससे फिशरमैन नेविगेटर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा टाइडल हाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हार्बर्स होते हैं रिवर्स के सामने वाले, और विद इन एस्चुरीज भी हम देखते हैं कि सेलो बार्स होता है एंट्रांस में, इससे शिप्स को काफ़ी हेल्प मिलती है, बिकॉज वो हार्बर में अदरवाइज चले जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, जो सील्ट वगैरह जो जम गए हैं, गाद जम गई है, वो हेल्प करता है डायरेक्टली सी में ना एंटर करने से, हार्बर में ना एंटर करने से। इसके अलावा टाइड्स हेल्पफुल होते हैं सेडिमेंट के डिसिल्टेशन में भी, और पॉल्यूटेड वाटर को भी निकालते हैं। तो सही बात है, ये भी आंसर इज ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। अब पॉलिटी के क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें पहला कह रहे हैं रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग, दूसरा रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, यानी महिलाओं की गरिमा से जुड़े हुए जो भी प्रैक्टिसेस हैं जो कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाए, डेरोगेटरी हो, उसे रिनाउंस करना है, उनका त्याग करना है। तीसरा एब्ज्योर वायलेंस, यानी वायलेंस का भी त्याग करना है। चौथा रेंडर मिलिट्री सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसमें कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी है? दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन कौन से नहीं है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें पता होना चाहिए। देखिए नेशनल सॉन्ग की बात नहीं है, ये मैं
बेयर एक्ट से कवर करता हूँ। वेयर इज़ बेयर एक्ट? नहीं, ये तो बेयर एक्ट के PYQs हैं। रिसेंटली मैंने बेयर एक्ट भी कवर किया है, डॉक्यूमेंट्स में होगा। हियर इट इज़। इसमें देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो इसे मैं क्लियर करता हूँ। देखिए पहला क्या कह रहे हैं कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का पालन करना है, इनके आदर्शों का यानी आइडियल्स का और इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट करना है, और इसके अलावा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। तो नेशनल सॉन्ग का जिक्र नहीं है, तो जब नेशनल सॉन्ग का जिक्र नहीं है तो हम फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से आंसर बच गए, ये हट गया। इसके बाद दूसरा कह रहे हैं प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। अब ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है। इसमें इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि हम अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करेंगे सॉवरेंटी को, यूनिटी और इंटीग्रिटी को। और इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि चेरिश और फॉलो करेंगे नोबल आइडियल्स को, जिन्होंने हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को इंस्पायर किया है। कंट्री को डिफेंड करेंगे और नेशनल सर्विस रेंडर करेंगे। इसके बाद ये था हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे, और इसी में इन्होंने बताया कि रिनाउंस करेंगे उन प्रैक्टिसेस को जो वीमेन के लिए डेरोगेटरी हैं। तो ये बात सही हो गई, तो आंसर हमारा या तो बी होगा या तो डी होगा। इसके बाद तीसरा एब्जोर वायलेंस, तो ये बात भी है। और इसके बाद कह रहा है रेंडर मिलिट्री सर्विस। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो मिलिट्री सर्विस की बात नहीं है, बल्कि नेशनल सर्विस की बात है। यहाँ पे आप देखिए टू रेंडर नेशनल सर्विस, मिलिट्री सर्विस वाला वर्ड नहीं है। तो कितने शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। चौथा हो जाता है गलत और आंसर हमारे पास निकल कर आता है ऑप्शन बी 2 और 3। एब्जोर वायलेंस बिल्कुल है, ये आप देख सकते हो। सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को और एब्जोर करना वायलेंस को। एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे ही है। बड़ा ही शानदार सवाल है। अब ये क्वेश्चन ज़रा गौर करिएगा, CDS का है। इसमें इन्होंने ये कहा पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है, बट इसमें से कौन सा मेंशन नहीं है। और जब मैं कहता हूँ ना कि मॉक टेस्ट और UPSC क्वेश्चन बहुत डिफरेंस होता है, तो ये वो डिफरेंस होता है। मतलब ये क्वेश्चन कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है, बट बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं जब CDS की बैच ले रहा था उस टाइम पे बैच स्टूडेंट्स ने भी, इसके अलावा अदर स्टूडेंट्स ने भी बताया कि सर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, जबकि ये बड़ा ही सिंपल दिख रहा था। रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, सही बात है। रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। तीसरा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व अ यूनिटरी नेशनल कल्चर। चौथा है टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका सही आंसर तीसरा वाला है, बिकॉज ये गलत है। इसमें जो इन्होंने कहा ना यूनिटरी नेशनल कल्चर, अब ये देखिए इसमें इन्होंने किस तरह के नेशनल कल्चर की बात की है, क्या ये यूनिटरी है? तो ये रहा वो स्टेटमेंट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। यूनिटरी कल्चर, इंडिया हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, तो कॉम्पोजिट कल्चर की हम बात करेंगे, है ना। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे बहुत सारे सवाल है, बट यहाँ कवर करना पॉसिबल नहीं है। हमने अलग से बैच और कई जगहों पे कवर किया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए ये जो 3 टॉपिक होते हैं ना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP, इससे आपको क्वेश्चन दिखेंगे ही हर पेपर में। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कौन सा करेक्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। पहला कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा ये कि जो NHRC के चेयरपर्सन है ये फॉर्मर चीफ जस्टिस होने चाहिए। एटलीस्ट 1 वीमेन मेंबर तो होनी ही चाहिए NHRC से। तो ये 3 स्टेटमेंट है, और इसके बाद आप पहले ऐसे अटेम्प्ट करिए, देन मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहले NHRC को समझते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि ये ह्यूमन राइट्स का वॉचडॉग है। और इनके कॉम्पोजिशन जब हम समझते हैं तो NHRC एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिनमें एक होते हैं चेयरमैन, 1 चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स। ठीक है, जो चेयरपर्सन है ये मस्ट बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। जो चेयरपर्सन है वो मस्ट बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। और 5 मेंबर्स में से कौन कौन होंगे, तो इसमें देखिए एक तो होंगे रिटायर्ड जज होंगे,
रिटायर्ड या सर्विंग भी हो सकते हैं, सर्विंग या रिटायर्ड जज, और ये होंगे सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा सेम सर्विंग और रिटायर्ड जज होंगे बट हाई कोर्ट के। देन 3 पर्सन होंगे, 3 पर्सन में से जो 1 है वो एटलीस्ट वीमेन होनी चाहिए, 1 एटलीस्ट वीमेन होनी चाहिए, और इनका नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स में। ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो जो वेरियस नेशनल कमीशन है ना, जैसे माइनॉरिटीज़ वाले या SC ST वाले, इनके चेयरपर्सन भी शामिल हो सकते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में। अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या होगा, ये होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, अपॉइंटमेंट होगा बाय प्रेसिडेंट, और इसमें रिकमेंडेशन लगेगी 6 मेंबर के कमेटी की, 6 मेंबर की कमेटी रिकमेंड करती है। और जिसमें कौन कौन से होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। इसके अलावा लीडर्स होते हैं अपोजिशन के इन बोथ द हाउसेस। देन सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउसेस। ठीक है, सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो ये 6 मेंबर की कमेटी रिकमेंड करेगी और उसके बेस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो ये प्रोसेस है। और इसके बाद टर्म बहुत पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि काफ़ी यूनिक टर्म है इनका। 3 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स, जो भी ईयरली हो जाए। क्या ये एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो जो चेयरपर्सन या मेंबर्स हैं ये तो इनएलिजिबल हैं फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के पोस्ट टेन्योर के लिए। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब हम इसे अटेम्प्ट करें अगर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बता रहे हैं, तो ये बात तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये है नहीं, ये तो स्टेट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज आर्टिकल जरूर मेंशन होता अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो। और इसके अलावा ये हमें पता है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश हुई है बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में। तो ये हो गया गलत और पहला गलत है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा कह रहे हैं चेयरपर्सन जो होंगे वो फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे। देखिए अमेंडेड एक्ट जब आया 2019 में, तो अब जो चेयरपर्सन है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, इसके अलावा फॉर्मर जज भी हो सकते हैं, है ना। तो हो गया सेकंड गलत, तो आंसर बचा ऑप्शन डी, देयर शैल बी एटलीस्ट 1 वीमेन मेंबर, जैसा कि हमने पढ़ा। नेक्स्ट, अब देखिए बॉडीज इसमें इन्होंने पूछा, तो हम कुछ पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। ये क्वेश्चन CDS में था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसमें कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो NHRC तो नहीं है जैसा कि हमने देखा, तो 4 तो नहीं आएगा हमारे आंसर में, हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन ए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, बिकॉज एलिमिनेशन से 4 हट गया। तो सिर्फ NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, यही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें मैं 3 चीज़ें बताता हूँ, NCST और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC। इसमें 338 आर्टिकल है, यह 338A है और ये 338B है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सा आर्टिकल है, 338A है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो आर्टिकल कहाँ से आएगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, तो आर्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट ये देखिए, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो हमने पढ़ा ये 3 और 70 वाली बात है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये CAPF में पूछा गया है, देन अगेन ये CAPF में पूछ लिया गया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस स्टेट्यूट के अंदर इस्टेब्लिश्ड है, तो इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। देन इसके बाद देखिए ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया, पहला कह रहे हैं NCBC, दूसरा ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तीसरा नेशनल लॉ कमीशन, चौथा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो एक ही पे आर्टिकल है ना, 338B है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में, बाकी के लिए आर्टिकल्स नहीं है, इनफैक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ही नहीं। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ओनली 1। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। पहला कह रहे हैं NHRC, दूसरा SHRC, तीसरा ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स और चौथा है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। देखिए ये दो तो हमें पता ही है कि NHRC तो बनेगा ही डेफिनेटली, ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के साथ ही आया है, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोनों तो होंगे ही। इन दोनों में कन्फ्यूज़न रह जाती है,
तो जो ह्यूमन राइट्स कोड्स हैं, ये जो एक्ट है पर्टिकुलर ह्यूमन राइट एक्ट वाला, ये प्रोवाइड करता है एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट की इन ईच डिस्ट्रिक्ट, जिससे ह्यूमन राइट वायलेशन को रोका जा सके। ठीक है, इसमें ऑप्शन है बेसिकली इस चीज़ का, तो ये सही हो जाता है इस तरह से। तो हमसे तो गलत पूछा है ना, तो आंसर होगा डी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ये बेसिकली यूएनएचआरसी को रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, तो ये इंडियन लॉ में गवर्न नहीं होता है, ये तो बेसिकली एक इंटरनेशनल बॉडी है। अगला देखिए, कैट के बारे में पूछा जा रहा है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। पहला कह रहे हैं इनके ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं हाईकोर्ट के सामने। दूसरा ये कि इनके पास वैसी ही पावर है जैसे एक हाईकोर्ट के पास होती है जब कंटेम्प्ट की बात आती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो ये है कैट की वेबसाइट। बेसिकली ये बाकी बुक्स में भी कवर्ड है, बट सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मुझे ऑफिशियल साइट ही लगती है। देखिए, अगर हम कैट की बात करें तो ये स्टैब्लिश्ड है अंडर आर्टिकल 323A। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 323A में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, और रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया भी है, जब हमने बेयर एक्ट कवर किया उस टाइम पे भी हमने कैट की बात की है। तो इस ट्राइब्यूनल का काम क्या है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनको एजुकेट करना, यानी मध्यस्थता करके उसको सॉल्व करना। और ये कौन से डिस्प्यूट की हम बात कर रहे हैं, जब बात आती है रिक्रूटमेंट की और कंडीशन ऑफ सर्विस की, जो कि पब्लिक सर्विस में अपॉइंटेड हैं, या फिर जो भी यूनियन के अफेयर से कनेक्शन वाले पोस्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल के अथॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोविजंस कैट के अंदर आते हैं। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि ये एक्सपेक्टेड है कि जो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनते हैं ये एक्सक्लूसिवली डील करते हैं सर्विस मैटर के साथ, और ना केवल ये कोर्ट के बर्डन को घटाते हैं बल्कि ज़्यादा टाइम देते हैं केसेस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से काफ़ी हेल्पफुल है। देन इन्होंने आगे बताया है कि ये जो कैट है ये एस्टेब्लिश्ड है एज अ स्पेशलिस्ट बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर एंड जुडिशियल मेंबर who by virtue of their specialized knowledge are better equipped to defend speedy and effective justice. देन अगर ट्राइब्यूनल के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इससे काफ़ी सारे पेंडिंग केसेस बहुत इजीली और बहुत जल्दी से सॉल्व हुए हैं, डिस्पोज हुए हैं। इसमें इन्होंने आगे बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, इनिशियली क्या होता था, जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन है उसे हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं कर सकते थे, बट जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन आता है जो कि एल चंद्र कुमार केस के नाम से जाना जाता है, और केट का जो ऑर्डर रहा वो अब चैलेंज किया जा सकता है बाय वे ऑफ रीट पेटिशन अंडर आर्टिकल 226 और 227 बिफोर रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट इन हुज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑन द बेंच ऑफ द ट्राइब्यूनल इज सिचुएटेड। तो ये समझ आ गया साफ तौर से कि जिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अंदर टेरिटरी में ये आता है प्रॉब्लम, उसमें जाकर चैलेंज किया जा सकता है आफ्टर दिस केस। तो चैलेंज किया जा सकता है। हाँ, क्या इनके पास सेम पावर है, तो ये बात भी सही है। कंटेम्प्ट की जब बात आएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली पावर है इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीएसपी के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि डीपीएसपी इनकम की इनइक्वालिटी को कम करता है। दूसरा ये कि ये कोशिश करता है कि स्टेटस की भी इनइक्वालिटी को कम किया जाए अमोंगस्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और ये भी अगेन जो डीपीएसपी है हमारी से काफ़ी इजीली सॉल्व होंगे, बेयर एक्ट से भी इनफैक्ट। तो देख लेते हैं इसे। देखिए, जो आर्टिकल 38 है इसमें बात की गई है अ स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी जो स्टेट है वो एफर्ट्स करेगा अ स्ट्राइव टू प्रमोट, और किस चीज़ के लिए, to the welfare of the people by securing and promoting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. इसके बाद state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status. तो यहीं से वो स्टेटमेंट बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। तो जो डीपीएसपी इसमें यही कोशिश की जाएगी कि इनकम और स्टेटस के जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो असमानताएं हैं, उसे कम किया जाए। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन था कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में। इसमें ये पूछा गया कि एनफोर्सिएबल नहीं है, तो हमें पता है ये कि इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल। डीपीएसपी एनफोर्सिएबल नहीं होती है, फंडामेंटल राइट एनफोर्सिएबल होती है। दूसरा कह रहे हैं इट इज़ एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट देयरफॉर आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। नहीं, गलत है ये, कोर्ट में तो एनफोर्सिएबल होती ही नहीं है।
तीसरा कह रहे हैं एक ऐसे सोशल ऑर्डर की बात करेगा जिसमें इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को मिनिमाइज किया जाएगा। तो यहाँ से वो रिपीट कर लिया गया। और इसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, तो ये बात भी सही है, मैन और वीमेन में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है डीपीएसपी। अब ये क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विस में पूछा गया था कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है ये किस चीज़ को वायलेट करता है, तो ये भी अगेन डीपीएसपी को वायलेट करता है। और ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तो बहुत आसान लग रहे हैं, बट पेपर में कई बार जब आर्टिकल्स अच्छे से ना पता हो, जैसे ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करेगा कि जो इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशन है उससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, तो ये भी आर्टिकल 39 के क्लोज सी से लिफ्ट किया गया है ना, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो इस तरीके से ये पूरा जो क्वेश्चन है वो डीपीएसपी के बेस पे फ्रेम्ड है। नेक्स्ट ये ट्राई करिए, इसमें कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं। इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एवरी फॉरेनर हु इज़ इन इंडिया टू ऑब्जर्व फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फॉरेनर्स को भी फंडामेंटल ड्यूटी ऑब्जर्व करनी है, माननी है। दूसरा ये कि कुछ फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है ये फॉरेनर नेशनल्स को भी अवेलेबल है जो कि इंडिया में है। देखिए पहला तो गलत है, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉरेनर पर अप्लाई नहीं होती है, बट कुछ फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं, तो आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है कि कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट है वो केवल सिटीजन को दिए गए हैं, कौन कौन से फॉरेनर को भी दिए गए हैं। तो देखिए जो 15, 16, 19, 29 और 30 है, ये जो फंडामेंटल राइट है केवल सिटीजन को है, ओनली सिटीजन। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, 15, 16, 19 और 30। देन ये क्वेश्चन देखिए, ये LDCE का क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला कह रहे हैं द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो ये बात सही, आर्टिकल 19 में कवर्ड है। दूसरा ये कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम है इट कैन क्लेम्ड ओनली बाय सिटीजन, तो क्या आर्टिकल 19 केवल सिटीजन के लिए है, तो ये बात देखिए सच है। 19 जैसा मैंने बताया अभी यहाँ पे कि 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो केवल सिटीजन्स के लिए हैं, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है राइट टू इक्वलिटी कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय सिटीजन, नहीं केवल सिटीजन नहीं, फॉरेनर भी इसमें शामिल है, बिकॉज 15, 16, 19, 29, 30 केवल सिटीजन के लिए, बाकी के जो फंडामेंटल राइट है वो फॉरेनर्स के लिए भी हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। इसके बाद कह रहा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी क्लेम्ड बाय एनी पर्सन, सही बात है। अगला ये देखिए CAPF का क्वेश्चन है 2017 का। आर्टिकल 15 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल सिटीजन के लिए है, तो ये बात तो गलत है, फॉरेनर के लिए तो नहीं है 15, तो 1 हो गया गलत। इसके बाद दूसरा कह रहे हैं 16 इज अवेलेबल टू द सिटीजन, तो ये बात सही है, तो सेकेंड आंसर में आएगा, तो आंसर निकल कर आ गया। तीसरा कह रहा है आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक चीज़ बस आपको पता है, उसी के बेस पे आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगला ये सिमिलर क्वेश्चन इन्होंने पूछा, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 इज नॉट अवेलेबल, तो 22 किन्हें अवेलेबल नहीं है, एनिमी एलियन को, पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को, फॉरेनर को, या ओवरसीज सिटीजन को। तो देखिए हमें पता है कि फॉरेनर को सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, बट 15, 16, 19, 29 और 30 नहीं है। दैट मीन्स 22 तो अवेलेबल है, फॉरेनर को अवेलेबल है, बट हमसे तो नॉट पूछा है, तो 3 तो आंसर में आएगा नहीं। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं क्लैरिटी के साथ। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, और आप ये बेयर एक्ट में भी पढ़ सकते हो। आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 3 है इसमें यही बात की गई है कि नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 सेल अप्लाई, किसमें जो एनिमी एलियन के हैं, मतलब शत्रु देश के हैं, एनिमी एलियन के हैं, तो फिर उन्हें क्यों ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और दूसरा ये कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो भी ये लॉज प्रोवाइड नहीं होंगे। यहाँ पे हमने सारे रिलेवेंट क्वेश्चन कवर कर लिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। सो अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, समग्र बैच से, तो ये हमारी बैच की डिटेल्स हैं और ये नंबर है, इस नंबर पे इंक्वायरी करके आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप बैच से जुड़ सकते हैं। और क्लासेज जो है वो ऐप और वेबसाइट में चलती है। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।